नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुवार शाम अपने गृह हलके करनाल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि करनाल उनकी विधानसभा है, जहां पहुंचने के लिए उन्हें योजना नहीं बनानी पड़ती, जब दिल करता है तब आ जाते हैं। प्रदूषण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे विषयों पर किसी को भी आरोप प्रत्यारोप शोभा नहीं देता, ये पूरे समाज से जुड़ा विषय है। साथ ही पंजाब के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव पर किसान आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर असर होता तो ऐलनाबाद में दिखता, जबकि वहां बीजेपी को पहले से ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस को पूरे वोट मिल जाते तो रिजल्ट कुछ और ही होता। कपाल मोचन पर जो जाता है वो हार जाता है के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो इस तरह के अंधविश्वास को नहीं मानते। साथ ही कांग्रेस विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 2 महीने में 2 विधानसभा की है, सभी विधानसभाओं के लिए 90 महीने लग जाएंगे और तब तक तो देरी हो जाएगी। ये जो आरोप प्रत्यारोप इस प्रकार के विषयों पर किसी को भी शोभा नहीं देता, क्योंकि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और ये सारे समाज के साथ जुड़ा विषय है। कभी भी किसी को भी इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। अगर इसका जवाब दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि हर बार ये जो सरकारें कह रही थी कि किसानों को ब्लेम देना, ये करना, ऐसा विषय नहीं है, बल्कि बहुत सी चीज़ें हैं। उसमें इंडस्ट्री भी है, कंस्ट्रक्शन वर्क भी है, उसमें ऑटोमोबाइल भी है, उसमें हाँ कहीं किसान का भी जितना थोड़ा बहुत ये प्रदूषण होता है पराली का, इससे भी मैं मना नहीं करता, लेकिन बहुत कंट्रोल में। मुझे तो नहीं लगता कोई असर पड़ेगा। अगर ये असर पड़ता तो ऐलनाबाद में भी पड़ जाता। ऐलनाबाद में आखिर इतना सब शोर मचाया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले बार के विधानसभा के चुनाव में हमको ज़्यादा वोट मिले हैं, और ये तो कहीं कांग्रेस को अगर पूरा वोट मिल जाता तो ये निर्णय कुछ और होता, परिणाम ही कुछ और होता। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली से हरियाणा तक हर तरफ सरकारें गंभीर नजर आ रही हैं। इसी बीच हरियाणा की मनोहर सरकार ने बढ़ते पॉल्यूशन से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। अगले हफ्ते से दिल्ली से सटे 4 जिलों में ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। 14 जिलों में सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम के आदेश और निजी दफ्तरों को इसकी सलाह दी गई है। साथ ही स्कूल अगले आदेशों तक बंद रहने वाले हैं। सारी हदें पार करते प्रदूषण के आगे दिल्ली का दम घुट रहा है। दिल्ली में जिंदगी प्रदूषण के सहर से धीरे धीरे दम तोड़ रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा तक सरकारें एक्शन मोड में नजर आईं। सबसे पहले दिल्ली सरकार ने कदम उठाने शुरू किए। सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाए, जिसके तहत दिल्ली में स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद कर दिए गए। साथ ही दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी। दिल्ली में सिर्फ जरूरी सेवाओं में जुटे ट्रक ही एंट्री कर पाएंगे, अन्य सामग्री वाले ट्रकों की एंट्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को चलाने पर भी रोक लगा दी गई। वहीं फ्यूल पर निर्भर इंडस्ट्रीज बंद रखने का आदेश दिया गया है। साथ ही दिल्ली सरकार ने डीटीसी और मेट्रो प्रबंधन के साथ बैठक करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया है। जो आंकड़े आए हैं, लगभग 50,000 से ज्यादा जगहों पर पराली में आग लगाई गई है और वो सारा पोल्यूशन दिल्ली के अंदर आ रहा है। दिवाली आती है तो कहते हैं पटाखे मत चलाओ, मत चलाओ, अच्छी बात है, पोल्यूशन को रोकना चाहिए, लेकिन बाकी 364 दिन केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद केजरीवाल सरकार ने यमुना सफाई को लेकर भी संवेदनशीलता दिखाने का प्रयास किया और 6 सूत्रीय एजेंडा पेश कर 2025 तक यमुना को साफ करने का दावा ठोक दिया। हालांकि बीजेपी उनके एजेंडे को नए लिफाफे में पुराना खत बता रही है। अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना गंदी ना हो। दिल्ली में कितने एसटीपी प्लांट लगाए, कितने फंक्शनल हुए, कितनी बीओडी कम करी इन्होंने, बताएं। प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने हरियाणा और पराली जलाने वाले किसानों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की थी। इसका जवाब हरियाणा की तरफ से दिया गया था, लेकिन कोर्ट का सख्त रुख भांपते हुए मनोहर सरकार भी तुरंत एक्शन में आ गई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है। स्कूल कॉलेज हैं उनको कुछ समय के लिए बंद करना है, इंडस्ट्री जो है वो कुछ समय के लिए बंद करने की बात आई है। खास करके जो कोयले से चलने वाली इंडस्ट्री है, हमारे कुछ थर्मल प्लांट भी बंद किए गए हैं और हम विचार कर रहे हैं कि ऑड इवन का भी अगर कोई प्रपोजल एक आदर में सब लोगों ने मिलकर अगर विचार किया, उसकी सहमति दी, तो वो भी हम करने वाले हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार गंभीर है और कुछ जिलों में ऑड इवन लागू करने पर विचार किया जा रहा है। शुरुआत में गुरुग्राम, झज्जर, फरीदाबाद और सोनीपत में इसे लागू करने पर फोकस है। मनोहर सरकार ने कोयले से चलने वाली कंपनियों को फौरी तौर पर बंद कर दिया है। पर्यावरण के मुद्दे को लेकर भी कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा पराली जलाने वालों पर भी प्रशासन की सख्ती बढ़ गई है। पराली जलाने से किसानों को रोकने के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने 14 जिलों में वर्क फ्रॉम होम 22 नवंबर तक बढ़ाया हुआ है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जींद में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करके सरकार को घेरने के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया। हुड्डा के साथ कार्यक्रम में कांग्रेस के 31 में से 23 विधायक मौजूद रहे। इस दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल हुए। हुड्डा ने कार्यक्रम के दौरान जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी, साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, अपराध और बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर मनोहर सरकार को घेरा। जींद में किए शक्ति प्रदर्शन को लेकर जब हुड्डा साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, जल्द ही जींद में देश की सबसे बड़ी रैली करके दिखाएंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और जाकर उनके साथ सरकार बनाकर जनता के साथ धोखा किया। पूरी व्यवस्था और वातावरण बदलने का है। आज हमारा प्रदेश का वातावरण बिल्कुल दूषित हो चुका है। आज हमारे प्रदेश की व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो आज कोई भी वर्ग इस सरकार से, मौजूदा सरकार से संतुष्ट नहीं है ना। क्यों? कि किसान को देखो। आज कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला एक बार फिर हरियाणा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके लिखा है कि नौकरियों में धांधली का इससे बड़ा सबूत क्या ये खर्ची की पर्ची के पैसे हैं? किस किस पद पर भर्ती से जुड़े हैं ये तैयार? क्या कोई खुलासा होगा भी या पर्दा फिर गिर जाएगा? ये जो ट्वीट है ये रणदीप सुरजेवाला की तरफ से किया गया है। उन्होंने लिखा है कि क्या 31 पेपर लीक में जीरो कार्रवाई की तर्ज पर मामला इस बार भी दबा देंगे? क्या सीएम जवाब देंगे? ये जो ट्वीट है वो रणदीप सुरजेवाला की तरफ से किया गया है और हरियाणा सरकार पर सवाल दागे गए हैं। झज्जर पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने कहा है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह इनेलो की जीत का मंत्र है। ओम प्रकाश चौटाला ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में इनेलो की सरकार बनेगी। साथ ही बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ऐलनाबाद चुनाव में बीजेपी ने लूट की कमाई से वोट खरीदे, फिर भी हार मिली। ओपी चौटाला ने कहा कि 15 दिसंबर से सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। दिखाई देता है, मैं कोई जोशी और मजलूमी नहीं, लेकिन परिस्थितियों को देख करके मेरा अंदाजा ये है कि मौजूदा सरकार का गठबंधन टूट जाएगा और जब सरकार अलग में होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव निश्चित है। और जब मध्यावधि चुनाव होंगे तो फिर आपकी जीत निश्चित है या नहीं? हमने आज फिर से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया है कि हम बूथ के स्तर पर संगठन को खड़ा करेंगे। वहीं 3 प्रस्ताव रखे आज, जो डेंगू को लेकर के जिस तरह सरकार लापरवाह हो रही है, आज जिस तरह से पेटेंट्स की कमी आ रही है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करें। और इसी तरह डीएपी खाद को लेकर के जिस ढंग से किसान के साथ बर्ताव किया जा रहा है उसको लेकर एक प्रस्ताव था। और तीसरा जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जॉब की बात है।
रेवाड़ी के सर्कुलर रोड गिरधारी लाल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ। मिट्टी ढहने से मलबे में 4 मजदूर दब गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर को सुरक्षित निकाल लिया गया। हादसे में मारे गए मजदूरों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू अभियान चलाया गया। करीब 2 घंटे से ज्यादा देर तक चले इस रेस्क्यू अभियान के दौरान एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 2 महिलाओं समेत 3 मजदूरों की मलबे में दबने से मौत हो गई। रेवाड़ी में ये बड़ा हादसा हुआ। बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से ये हादसा हुआ है, जहां पर मलबे में दबने से 2 महिलाएं बुरी तरह से झुलसी हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। 4 मजदूर जो है मिट्टी में दबे, मलबे में 2 महिलाएं समेत 3 मजदूरों की मौत हो गई। रेस्क्यू अभियान के दौरान एक मजदूर को बचाया गया। रेवाड़ी में ये बड़ा हादसा हुआ। 2 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। बेसमेंट की खुदाई के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। मिट्टी ढहने से मलबे में 4 मजदूर दबे, 3 मजदूरों की मौत हो गई, 2 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और एक मजदूर को बचाया गया। देर रात ये बड़ा हादसा हुआ। बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां खुले में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी बीच अब सिविल लाइन गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से गुरुद्वारों में नमाज कराने का फैसला लिया गया है। इसके लिए गुरुद्वारे के अंदर बाकायदा एक जगह भी सुनिश्चित की गई है। गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से कहा गया है कि सभी धर्म एक हैं और मजहब कभी आपस में बैर करना नहीं सिखाता। इस फैसले को हिंदू संगठनों ने गलत करार दिया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए ना। हम चाहते हैं कि किसी कम्युनिटी में आपस में लड़ाई ना हो। अगर खुले में किसी को एतराज है तो हमारी बेसमेंट खुली है, वहाँ पे आके नमाज कर सकते हैं। तो सोशल जिस तरह 5-5 गज की दूरी, अपना सैनिटाइज से, तो बेसमेंट में तो 500-700 बंदे आराम से आ जाते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं 20-25 आओ, अपना आराम से कोविड का डिस्टेंस। मैं तो बड़ा हैरान और बड़ा चिंतित हूँ कि इस प्रकार के व्यक्तियों को गुरुद्वारे में अगर पनाह मिलेगी तो ये अपने आप में बहुत चिंता और चिंतन का विषय है। खुले में नमाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वो गुरुद्वारे में नमाज की बात करते हैं तो सिख समुदाय, मुझे पूरा विश्वास है कि जो सिख समुदाय हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इस पर जरूर आत्मचिंतन करेंगे। और जो ये बयान आया है, जिस व्यक्ति ने भी ये बयान दिया है, उस पर भी वो जरूर कार्रवाई करेंगे। बात करते हैं हिमाचल की, जहां केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें हेमा मालिनी, प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा जाएगा। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पहली बार इस फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मार्टिन स्कॉर्सेसी और हंगरी के फिल्म मेकर एवटिवन सजौबे को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आजादी के महोत्सव के दौरान 75 क्रिएटिव माइंड्स को भी चुना गया है, जिन्हें मास्टर क्लासेस में भाग लेने का मौका भी दिया जाएगा। नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफी 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा और इस आयोजन में पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भाग लेंगे। चंबा जिले के तलेरू में 9वीं ड्रैगन बोट रेस का समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की और विजेता उपविजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। 18 नवंबर तक चली प्रतियोगिता में देश भर के 19 राज्यों की टीमों ने भाग लिया। समापन समारोह से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करीब 102 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कुछ स्कूलों को अपग्रेड करने और डलहौजी में डिग्री कॉलेज खोलने की भी घोषणा की। सीएम जयराम ठाकुर ने चलो चंबा अभियान की जमकर तारीफ की और विपक्ष पर भी निशाना साधा। हिमाचल के वन मंत्री राकेश पठानिया ने स्वीकार किया है कि बीजेपी अति आत्मविश्वास की वजह से उपचुनाव हारी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अब पार्टी 2022 में जीत की तैयारी में जुट गई है। वन मंत्री ने कहा कि जेपी नड्डा, शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल सहित वरिष्ठ नेतृत्व पार्टी को एकजुट बनाए हुए हैं और उपचुनाव में हार के क्या कारण रहे, इन सब बातों को लेकर शिमला में प्रदेश बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में चर्चा भी होगी।
देखिए, अब जो धर्मशाला कांगड़ा ज़िला से रिलेटेड हमारे संबंध इश्यूज़ हैं, फॉरेस्ट में हमारा खुदराव का इशू जो है वो फॉरेस्ट से बहुत जुड़ा हुआ है, ज़िम्मेदार से जुड़ा हुआ है। उसके ऊपर 10 ईयर फेलिंग प्रोग्राम को रिड्यूस करके 5 ईयर पे लाने की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है केस, उसका फॉलोअप, उसके लिए मैं आज यहाँ पे आया था। बिलासपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बीती देर रात चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 के बरमाड़ा के नाके पर एक ट्रक से अवैध देसी शराब की बड़ी खेप पकड़ी। जानकारी के मुताबिक बरमाड़ा पुलिस नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी और तभी घाघस की तरफ से आ रहे एक ट्रक को रोका तो चालक ने ट्रक में टाइल्स ले जाने की बात कही, लेकिन तलाशी के दौरान ट्रक से देसी शराब की 534 पेटी बरामद हुई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश एक्साइज अधिनियम है, उसके तहत इन 3 लोगों का जो है गिरफ्तारी किया गया है। ट्रक को कब्जे में लिया गया है। बरमाड़ा पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला इनके अगेंस्ट जो है वो रजिस्टर किया गया है। पुलिस जो है इस मामले की पूरी जांच कर रही है कि इस शराब की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई, ये शराब कहाँ से आया, सोलन जिला तक ये किस गाड़ी में आया और आगे इसकी डिलीवरी कहाँ होनी। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने निदेशक मंडल की बैठक की, जिसे लेकर डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि बैठक में करीब 67 एजेंडे रही हैं। एनपीए को कम करने के लिए 242 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है और दूसरे डिफॉल्टरों से भी वसूली की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा लोन बढ़ाने के लिए शाखा स्तर पर लोन देने को लेकर टारगेट तय करने का फैसला भी लिया गया है।